बोलो हेलो, क्या था? सर वो जो आपने एक बताया नहीं था कैलकुलस करके, हम्म। सर वहां पे जो आपने इसका सेकंड नहीं पार्ट दिया था, द नंबर ऑफ अरेंजमेंट्स विदाउट चेंजिंग द रिलेटिव ऑर्डर हम्म। ऑफ वोवेल्स एंड कॉन्सोनेंट्स, सर उसका एक और बार बता दो। कैलकुलस के लिए यस सर। सर आपका वॉइस नहीं आ रहा। मेरा टैब वर्क नहीं कर रहा था इसलिए। सो कैलकुलस इज बेसिकली दिस। कैलकुलस ये वर्ड है हमारे पास, और इसमें हमें उनकी रिलेटिव पोजीशनिंग चेंज नहीं करनी थी, यानी कि जिस प्लेस पे कॉन्सोनेंट है उस पे कॉन्सोनेंट ही रहे, और जिस प्लेस पे वोवेल्स है उस पे वोवेल ही रहे। यानी कि ये देख, वोवेल वाले प्लेस ये है जिनको मैंने अंडरलाइन करा हुआ है। इस पे ए है, इस पे यू है, इस पे भी यू है। ये ए यू यू आपस में चेंज हो सकते हैं एक दूसरे के साथ, यानी कि ए की जगह यू आ जाए, यू की जगह ए चला जाए, ठीक है। बट ए यू यू के साथ कोई जो और बची हुई चीजें हैं वो कॉन्सोनेंट्स, वो नहीं इंटरचेंज होंगी, वो आपस में ही होंगी। सी एल, सी एल एंड एस। एक दो तीन चार पांच, ये पांच चीजें आपस में अरेंज होंगी, और वो पांच चीजें आपस में अरेंज होंगी। पहली चीज तो ये समझनी थी कि कौन कौन सी चीजें अरेंज हो रही है। अब ये पांच चीजें अगर आपस में अरेंज होंगी, तो इसमें देखिए चीजें है क्या क्या, सी सी एल एल एस। इन पांच का अरेंजमेंट होगा 5 फैक्टोरियल अपॉन 2 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल, क्योंकि सी भी दो बार आ रहा है, एल भी दो बार आ रहा है, इंटू। अगर हम दूसरे वाले ए यू यू की अरेंजमेंट की बात करें तो उसका होगा 3 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई 2 फैक्टोरियल, क्योंकि यू दो बार आ रहा है, टोटल 3। तो पहली इंपॉर्टेंट बात ये था समझना कि सर आपने यहाँ पे रिलेटिव, मल्टीप्लाई क्यों किया? क्योंकि दोनों काम साइमल्टेनियसली हो रहे हैं। हम इनको भी अरेंज कर रहे हैं, कॉन्सोनेंट्स को भी अरेंज कर रहे हैं और वोवेल्स को भी अरेंज कर रहे हैं। ओके सर। दोनों एक दूसरे पे डिपेंडेंट है। ओके, लास्ट क्वेश्चन क्या किया था यार हमने? बताओगे युवराज या फिर आदित्य, कोई भी? सर मेरा भी एक डाउट था। हाँ हाँ, पूछिए पूछिए, बिल्कुल। सर वो जो आपने कराया था ना, हाउ मेनी वेव्स कैन 10 एग्जाम पेपर्स बी अरेंज। बिल्कुल। सर वो मैंने फिर से किया बट सर समझ नहीं आया। सर वो अच्छा, बता दो। तो 10 एग्जाम पेपर्स हैं, लेट्स से E1 से लेके E10 तक। हमें इनको अरेंज करना है। अरेंज इस तरीके से करना है, अगर कोई कंडीशन अलग ही होती तो टोटल 10 फैक्टोरियल तरीके से मैं इनको अरेंज कर सकता था कि नहीं? यस सर। कंडीशन ये लगाएगी, बेस्ट और वर्स्ट पेपर एक साथ नहीं आना चाहिए। लेट्स से कोई दो, एक बेस्ट पेपर है एक वर्स्ट पेपर, लेट्स से वो पेपर्स हैं E1 और E2, तो ये कह रहा है E1 E2 एक साथ नहीं आना चाहिए। तो तूने क्या किया, तूने E1 E2 को एक साथ कर दिया, बैंड लगा दिया। टोटल केसेस में से अगर तू वो केसेस माइनस कर दे जब E1 E2 एक साथ, E1 E2 एक साथ होंगे, तो जो केसेस बचेंगे उसमें E1 E2 एक साथ नहीं होंगे ना। क्यों? सर एक बार फिर से बोलना। अगर हम टोटल केसेस में से वो केसेस माइनस कर दें when best and worst paper are together,
उसने कहा हमें ये दोनों एक साथ नहीं चाहिए। मैंने कहा टोटल केसेस इतने हैं, और अगर इसमें से मैं वो केसेस हटा दूं जब ये दोनों एक साथ होंगे, तो जो केसेस बचेंगे वही तो बचेंगे जिसमें ये दोनों एक साथ नहीं होंगे। हाँ यस है? यस बस हमें यही करना था। टोटल केसेस सर हो गए 10 मतलब कि फैक्टोरियल। फिर से बता दो एक बार। मतलब कि मतलब कि अगर हम मतलब कि अगर हम 3 तरीके से कोई काम कर सकते हैं, है ना, एक तरीके से करने को मना करा गया है कि एक तरीके से, कि इस तरीके पर्टिकुलर तरीके से मत करना, तो आप कितने तरीके से वो काम कर सकते हो? सर बाकी 9 तरीकों से। बाकी 2 तरीके से। 3 तरीके थे टोटल। देयर वर 3 वेज टू कंप्लीट अ वर्क। आपको एक तरीका मना कर दिया गया कि ये नहीं करना है। तो अगर आप 3 में से वो एक तरीका हटा दो तो बचे हुए 2 तरीके हो गए ना काम करने के। यस बिल्कुल सर। सेम बात हम यहाँ पे भी कह रहे हैं। उसने हमसे कहा कि बेस्ट पेपर और वर्स्ट पेपर एक साथ नहीं आना चाहिए अरेंजमेंट में। हमने कहा टोटल केसेस में से अगर वो केसेस माइनस कर दे जिसमें दोनों एक साथ होंगे, तो जो बचे हुए केस होंगे, यानी कि टोटल में से जो माइनस कर देंगे जब हम इन वाले केसेस को, तो वो सारे वही केसेस होंगे ना जिसमें ये बेस्ट और वर्स्ट पेपर एक साथ नहीं होंगे। यस सर। बस वही करा है हमने एग्जैक्टली। टोटल केसेस बनते हैं 10 फैक्टोरियल। अगर बेस्ट और वर्स्ट पेपर एक साथ चाहिए तो बैंड लगाना पड़ेगा। बैंड का मतलब है यू विल कंसिडर दिस एज अ सिंगल ऑब्जेक्ट नो। तो E1 E2 का एक ऑब्जेक्ट बना, बचते हैं 8 ऑब्जेक्ट और। तो 8 ये, एक ये, टोटल हुए 9 ऑब्जेक्ट्स। तो जो आंसर आएगा वो होगा 9 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल, क्योंकि E1 E2 का आपस में अरेंजमेंट हो सकता है। तो 10 फैक्टोरियल में से अगर 9 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल माइनस करें तो रिक्वायर्ड आंसर मिल जाएगा। इसको और सिंप्लीफाई कर सकते थे। 10 को अगर 10 फैक्टोरियल को अगर लिख दें 10 इंटू 9 फैक्टोरियल, तो 9 फैक्टोरियल कॉमन लेके 8 इंटू 9 फैक्टोरियल आंसर आ जाए। सर एक मिनट। सर वहां पे आपने वो जो आपने वहां पे किया ना E1 E2 E3 to E10, सर वहां पे 9 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल कैसा आया? ये बैंड मेथड है। आलोक, हमने लास्ट क्लास में पढ़ा था, तूने लास्ट क्लास का लेक्चर देखा? ओ ओके सर। ये लास्ट क्लास में तुझे पढ़ना होगा। पढ़ ले सारा। परम्यूटेशन हमने सारी बताई हुई थी कि किस किस तरीके से परम्यूटेशन कर सकते ओके। सर आज कॉम्बिनेशंस करना है ना? बिल्कुल कॉम्बिनेशन करना। ओके सर। लास्ट क्वेश्चन क्या था क्लास में से? एक बार ये बता दो। सर लास्ट क्वेश्चन था एक सेकंड सर, वी आर रिक्वायर्ड टू फॉर्म डिफरेंट वर्ड्स फ्रॉम द हेल्प ऑफ द वर्ड लेटर इंटीजर, लेट m1 बी द नंबर ऑफ वर्ड्स इन विच वन एंड नहीं, ओके कूल। हाँ वही सर, ANN सॉरी। सर हाँ जी। सर तो ये मैं पुरानी वाली लेके आता हूँ।
हाँ न, आज वैसे हम नई चीज पढ़ रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं, पुराने वाली वीडियो देख लियो, उसके बाद फिर ये पूरा कंप्लीट हो जाएगा। बट आप भी जो हम पढ़ने वाले हैं वो एक नई चीज पढ़ने वाले हैं, ठीक है उसमें सर, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है सर। ओके, एक लास्ट तरीके का परम्यूटेशन और बताना चाहूंगा मैं आपको, छोटा सा ही है, 15-20 मिनट में खत्म हो जाएगा और फिर हम कॉम्बिनेशन वाले पार्ट पे शुरू हो जाएंगे। सर्कुलर परम्यूटेशंस। अभी तक आपने जितने भी परम्यूटेशन सीखे वो लीनियर परम्यूटेशन सीखे, जैसे कि 5 लोगों को 5 सीट पे बैठाना है। तो आपको स्टार्टिंग पॉइंट भी पता है और आपको एंडिंग पॉइंट भी पता है, और आप इस 5 लोगों को 5 सीट पे बैठाने के तरीके डायरेक्ट बोल सकते हैं 5 फैक्टोरियल। अभी जो हम आपसे कराना चाह रहे हैं वो कुछ ये काम कराना चाह रहे हैं कि ऐसे सर्कुलर अरेंजमेंट होगा, इस पे आपको लोगों को बैठाना है। तो मैं आपसे पहले एक काम कराता हूं, लीनियर अरेंजमेंट आप सारा सीख चुके हैं, आप पहली बार सर्कुलर अरेंजमेंट करने जा रहे हैं। Give me 1 minute। चलिए जी, अगर आप सर्कुलर, मैं 4 लोगों का सर्कुलर अरेंजमेंट आपको करके दिखाऊंगा पहले। तो 4 लोग बैठा दिए मैंने सर्कल पे, सर्कुलर टेबल पे। अब जरा मेरे साथ ये पूरा कॉन्सेप्ट ध्यान से समझना, मैं आपको अच्छे से समझाने की बहुत प्यारा कॉन्सेप्ट है, बहुत प्यारा सा कॉन्सेप्ट आपको पूरा समझाने की कोशिश करता हूँ। आप 4 लोग हैं, हम इसको अरेंज कर रहे हैं एक सर्कल में, यानी कि सर्कुलर अरेंजमेंट है ये। अब प्रॉब्लम समझिए, हमारी पहली प्रॉब्लम क्या है, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन सर्कुलर परम्यूटेशंस एंड लीनियर परम्यूटेशंस। लीनियर परम्यूटेशन में आपको पता होता है कहां से स्टार्ट हुए कहां पे खत्म हुए। सर्कुलर परम्यूटेशन में आपको नहीं पता होता है कहां से स्टार्ट करा कहां से खत्म हुआ। अब एक बात मेरी जरा ध्यान से सुनिए, P1 P2 P3, लेट से 3 लोगों को मैं बैठा रहा था 3 सीट पे, एक तरीका ये हुआ P1 P2 P3। अब जब दूसरा तरीका होगा इसका कोई बैठाने का, लेट से ये एक अलग दूसरा तरीका आपको क्लियरली पता है, बट अगर मैं मुझे ये बताना हो कि ये इससे अलग तरीका है, मतलब ये दोनों अलग अलग तरीके हैं बैठने के, ये 2 अलग अलग वेज हैं बैठने के, तो मैं कैसे बताऊंगा? मैं ऐसे ही तो बताऊंगा, ध्यान से सुनो, कि भाई पिछली बार फर्स्ट जो आपने तरीका दिखाया है मुझे, उसमें P1 का नेबर है P2 और P2 का नेबर है P1 एंड P3 और P3 का नेबर है P2, राइट। बट जब दूसरा अरेंजमेंट हुआ तो उस बार P1 का नेबर है P3, पिछली बार P1 का नेबर था P2, इस बार P1 का नेबर है P3 और P3 के नेबर है P1 और P2, पिछली बार P3 का नेबर सिर्फ P2 था और P2 का नेबर है P3 इस बार, पिछली बार P2 का नेबर P1 भी था, इस बार P1 नहीं। यानी कि मैं अगर ये बताना चाहता हूँ ये दोनों अरेंजमेंट अलग अलग है, तो ये दोनों अरेंजमेंट अलग अलग कैसे बताए जाएंगे? नेबर्स से बताए जाएंगे, नेबर्स की लोकेशन के थ्रू। जस्ट गिव मी 1 सेकंड। हाँ जी, तो ये जो अलग परम्यूटेशन हुआ, ये हमें कैसे पता चला कि ये अलग है? क्योंकि लोकेशन बदल गई, नेबर्स की लोकेशन बदली, तो यहां से हमें पता चला कि ये दोनों परम्यूटेशन अलग अलग है। बट अगर आप सर्कुलर परम्यूटेशन करने जाओगे तो आपको ये नहीं पता होगा स्टार्टिंग पॉइंट क्या है एंडिंग पॉइंट क्या है। तो पहला काम हमें क्या करना होगा, पहला काम हमें ये करना होगा कि किसी भी एक पर्सन को हम पकड़ के फिक्स कर देंगे, जिसको आप चाहो उसको फिक्स कर सकते हो वैसे तो, बट अभी क्योंकि आप मेरे साथ कर रहे हो तो पहले आप P1 को फिक्स कर दो, ये हमारे लिए आसान रहेगा देखना भी, है ना? आप P1 को इसी पोजीशन पे रखो, हर बार P1 को इसी पोजीशन पे रखो।
P1 को नहीं बदलूंगा मैं, ये रेफरेंस सेट कर दिया हमने, हमारे पास रेफरेंस नहीं था। सर्कुलर टेबल में प्रॉब्लम होती है रेफरेंस की, हमारे पास रेफरेंस नहीं था, मैंने रेफरेंस सेट कर दिया कि P1 हमेशा ऊपर रहेगा, ठीक है। और अब मैं दूसरे दूसरे अरेंजमेंट निकाल रहा हूं, मुझे कैसे पता चलेगा दूसरे अरेंजमेंट है भी कि नहीं? लोकेशन बदलनी चाहिए भाई। तो दूसरी बार, अब की बार मैं P2 के बजाय P3 को कर रहा हूं और यहां पे P2 को भेज रहा हूं, या सॉरी मैं इस प्लेस पे P2 को ही रख रहा हूं, यहां पे P4 कर रहा हूं और यहां पे P3 कर रहा हूं। देखो लोकेशन बदल गई। ये इससे एक दूसरा केस एक डिफरेंट अरेंजमेंट है। कैसे मुझे पता चला डिफरेंट अरेंजमेंट है? क्योंकि पहली बार P1 के नेबर थे P4 एंड P2, इस बार P1 के नेबर्स हैं P3 एंड P2, तो डेफिनेटली ये अरेंजमेंट बदल चुका है और कुछ चेक करने की जरूरत भी नहीं। अगर एक भी बंदे के नेबर्स बदले तो डेफिनेटली अरेंजमेंट तो चेंज हो चुका है। थर्ड केस में मैं यहां पे डाल रहा हूं P3, यहां पे P2, यहाँ पे P4। आप देख सकते हैं एक और नया अरेंजमेंट बन गया। पहले वाले में P2 P4 थे P1 के नेबर्स, दूसरे वाले में P2 P3 थे, तीसरे वाले में P4 P3 है, फोर्थ वाले में P2 P3 है। अब पहला कंफ्यूजन, सेकंड वाले में भी तो ध्यान से देखो P1 और P2 Yes, और sir. P3 ही है नेबर, फोर्थ वाले में भी P2 P3 है, बट ऑर्डर चेंज हो गया। पिछली बार 3 1 सी 3 1 2 ऐसे जा रहा था, क्लॉकवाइज डायरेक्शन थी। इस बार 3 1 2 एंटी क्लॉकवाइज। अच्छा जी, अब देखो P1 के साथ मैंने P2 P3 P4 लिया, यहाँ पे P2 P4 P3 लिया, दूसरे वाले प्लेस पे पहले P2 को फिक्स करके रखा, P1 तो फिक्स है ही। अब की बार दूसरे वाले पे P2 को फिक्स करा तो P3 P4 के दोनों कॉम्बिनेशन बना लिए, फिर P3 को फिक्स करा तो P2 P4 के दोनों कॉम्बिनेशन बना लिए। इस बार P4 को फिक्स कर देता हूं यहाँ पे, तो P2 P3 के दोनों कॉम्बिनेशन बना लो। यहाँ पे 4 1 2, तो देखो 4 1 2 का ये रहा, यही चीज उसका एंटी क्लॉकवाइज वर्जन है। फर्स्ट और सिक्स्थ दोनों एक दूसरे के क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज वर्जन है। सिमिलरली अगर आप थर्ड और फिफ्थ को देखेंगे तो वो भी एक दूसरे का एंटी क्लॉकवाइज वर्जन ही मिलेंगे। थर्ड में देखो 4 1 3 है, तो यहाँ पे 4 1 3 है, बस उल्टा है। तो मैंने आपको ये भी दिखा दिया। पहली चीज तो मेरी बात जरा ध्यान से सुनो, अभी क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज को भूल जाओ, थोड़ी देर के लिए भूल जाओ। पहले तो आप ये देखो कि मैंने अभी आपसे P1 फिक्स कराया था ना, मैंने कहा था आप P1 ऊपर फिक्स कर दो। फिर मैंने आपको सिस्टमैटिकली दूसरे प्लेस पे एक बार P2 रखा, जितने P2 से बन पाए बना दिए, फिर दूसरे प्लेस पे P3 रखा, फिर दूसरे प्लेस पे P4 रखा, सारे बन गए भाई। अब आप अपनी मर्जी से कोई भी एक अरेंजमेंट बनवाओ। रुको पहले मेरी बात सुनो, आप अपनी मर्जी से बताओ मुझे जो मन चाहे आपका अरेंजमेंट। आप जो चाहते हो ऊपर में वो पर्सन लिख दूंगा, जो जिधर जो चाहते हो उधर वो पर्सन लिख के बैठ। भविष्य के लिए आने हाँ जी, बोलना शुरू करो, बताओ सबसे ऊपर किस पर्सन को रखूं? P1 P2 P3 P4? P1 को नहीं रख सकते, P1 को तो रख के देख लिया ना, पहले 6 केसेस कर ही चुके हैं ना। P2 को रख लो। कुछ अब किसी और को बताओ P1 के अलावा। P2 ओके, नेक्स्ट Sir, P4. P4 नेक्स्ट P1
बचा हुआ P3। ये जो अरेंजमेंट है ना, ये इन्हीं में से किसी ना किसी एक अरेंजमेंट का पार्ट है। देखते हैं आप कौन से का, मैं दिखाता हूँ रुको। P2 सर लास्ट वालेगा, नहीं, नहीं सेकंड लास्ट। Yes, sir. नॉट सेकंड लास्ट, थर्ड का। थर्ड वाले अरेंजमेंट को अगर आप 180 डिग्री घुमा दो, थर्ड वाले अरेंजमेंट को अगर आप 180 डिग्री घुमा दो, इसी चीज को, इसी सर्कल को रोटेट कर दीजिए 180 डिग्री। अगर 180 डिग्री रोटेट करेंगे तो P2 आ जाएगा ऊपर P1 की जगह, P1 आ जाएगा नीचे P2 की जगह, P4 आ जाएगा P3 की जगह, एंड P3 आ जाएगा P4 की जगह। मतलब अगर थर्ड वाले जो भी हमने अरेंजमेंट बनाया उसको 180 डिग्री रोटेट करते हैं तो हमें यही अरेंजमेंट मिल जाएगा। पर देखो ये अलग अरेंजमेंट थोड़ी ना हुआ, P1 P2 P3 P4 के नेबर्स तो वही हैं जो थर्ड वाले अरेंजमेंट में थे ऑलरेडी। नेबर्स चेंज नहीं होंगे, एज लॉन्ग एज नेबर्स आर नॉट चेंजिंग, तो आपका अरेंजमेंट नया नहीं हो जाएगा, अरेंजमेंट वही होगा। तो थर्ड अरेंजमेंट और जो आपने अभी बोला वो अरेंजमेंट दोनों सेम ही है, इसीलिए रेफरेंस सेट करने की जरूरत है। अदरवाइज आप इसको घुमा घुमा के बनाते रहोगे, वापिस वहीं पहुंचते रहोगे। तो इसलिए रेफरेंस सेट करना बहुत जरूरी है जब भी सर्कुलर परम्यूटेशन की बात करेंगे। तो सर्कुलर परम्यूटेशन करते हुए जितने भी ऑब्जेक्ट्स होते हैं उसमें से पहले एक ऑब्जेक्ट को रेफरेंस की तरह सेट कर देते हैं। आप कोई भी ऑब्जेक्ट सेट कर सकते हैं, और एक ऑब्जेक्ट जब रेफरेंस की तरह सेट हो जाएगा तो यानी कि अगर n ऑब्जेक्ट्स है हमारे पास तो उनके अरेंजमेंट्स हो जाएंगे n-1 फैक्टोरियल। लाइक इन दिस केस 4 लोगों को आप अरेंज कर रहे थे तो इनके 6 अरेंजमेंट्स बने, इसलिए बने क्योंकि 4 3 फैक्टोरियल टोटल अरेंजमेंट्स थे, हमें सिर्फ 3 ही लोगों को अरेंज करना था। तो सुन कर आप ये सारे बना सकते हैं जितने भी अरेंजमेंट्स बना के दिखाए गए आपको, उसके बाद हम इसकी थ्योरी लिखेंगे। सर वैसे हमारा आ नहीं रहा सर्कुलर परम्यूटेशन। अच्छा, फिर मेरा आ रहा है। कोई इशू नहीं है, तो छोटा सा टॉपिक है, बस खत्म हो गया। एक बात तो आपको ये समझनी थी कि अगर n डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट्स का, मैं अभी लिखवाऊंगा, पर पहले आप ये 4 ऑब्जेक्ट्स का अरेंजमेंट बना के दिखा दीजिए, और P1 हमने रेफरेंस की तरह सेट करा हुआ। क्या सर? रेफरेंस, रेफरेंस हाँ मतलब कि P1 के टर्म्स में हम देख रहे होंगे सब चीजों को। P1 हमें आराम से सबकी लोकेशन बता देगा कि कोई किसी की लोकेशन बदली है कि नहीं बदली है।
हाँ जी, हटा देंगे इसको। ओके, तो लिखिए सर्कुलर परम्यूटेशन of n distinct objects is equals to n minus 1 factorial। अगर आप n distinct objects के circular permutations देख रहे हैं तो n minus 1 factorial होगा। और आप पिछले ही क्वेश्चन में देखो कि 3 अगर क्लॉकवाइज रिप्रेजेंटेशन थे तो 3 उन्हीं के ही एंटी क्लॉकवाइज रिप्रेजेंटेशन थे। टोटल जितने भी 6 अरेंजमेंट्स थे उसमें से आधे क्लॉकवाइज सेंस में थे तो आधे एंटी क्लॉकवाइज सेंस में थे। अब ना 2 केसेस और लो। लेट्स से हमारे पास एक सर्कुलर टेबल है, उस पे हमने 4 लोगों को बैठाया। या फिर कोई नेकलेस है और उसमें हम नेकलेस में 4 बीड्स लगा रहे हैं। सर आपने यहाँ पे n-1 क्यों किया? भाई एक को रेफरेंस की तरह सेट कर देते हैं ना लोग, अच्छा हाँ सर। एक को हटा देते हैं फिर अरेंजमेंट से। वो उसका काम ये नहीं होता अरेंज करना, उसका काम होता है उसके हिसाब से अरेंज हो रहा होगा और सब चीजें। वो बता रहा होगा कि हाँ जी आप आपकी पोजीशन चेंज हुई, लोकेशन चेंज हुई नेबर्स की कि नहीं। तो क्योंकि हमारे पास एंडिंग पोजीशन और स्टार्टिंग पोजीशन नहीं होती सर्कुलर अरेंजमेंट के केस में, तो इसलिए एक पर्सन को हम या एक बंदे को हम फिक्स कर देते हैं। तो जो अरेंजमेंट करते हैं Okay, बाकी बचे हुए n-1 का करते हैं। अब 2 केसेस और, 2 बातें और इसमें कि एक अरेंजमेंट ऐसा होता है कि जिसको सिर्फ हम एक ही तरफ से देख सकते हैं, लाइक 4 पर्सन सिटिंग ऑन अ सर्कुलर टेबल। बट यहीं पे लेट्स से आपके पास 4 बीड्स हैं, B1 B2 B3 B4, और आप उनको एक नेकलेस में अरेंज करना चाहते हैं। तो नेकलेस तो यार दोनों ही तरफ से देखा जा सकता है, इधर से भी व्यू कर सकते हैं, उधर से भी व्यू कर सकते हैं। जब इधर से देख रहे होंगे तो यही चीज हमें क्लॉकवाइज अरेंजमेंट में दिख रही होगी। बट अगर हम अपना व्यू चेंज कर दे, दूसरी साइड से देख रहे होंगे तो दूसरी साइड से यही चीज हमें एंटी क्लॉकवाइज अरेंजमेंट में दिख रही होगी। दूसरी साइड से देखो, ये हमें ऐसा दिख रहा होगा कुछ। मैं आपको बना के दिखाता हूँ इसको फिगर। B1 B4 B3 एंड B2। जो हम दूसरी साइड से देख रहे होंगे इसको तो हमें इस तरीके से अरेंजमेंट दिख रहा होगा, यानी कि यही चीज एंटी क्लॉकवाइज दिख रही होगी। जिस चीज को आप ऊपर नीचे दोनों तरफ से देख सकते हैं। अब ऑब्वियसली सर्कुलर टेबल पे लोगों के नीचे घुस के तो नहीं देखोगे। हाँ देख सकते हो, मतलब देखना नहीं है जाके ऐसे। तो ऐसी कुछ अरेंजमेंट्स कि जिसको सिर्फ हम एक तरफ से ऑब्जर्व कर सकते हैं, दोनों साइड से ऑब्जर्व नहीं कर सकते, उसमें हमारे पास क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज अरेंजमेंट्स अलग अलग गिने जाते हैं। कहने का मतलब ये है कि अगर 4 लोग एक टेबल पे बैठे होंगे तो P1 P2 P3 P4 एक क्लॉकवाइज बन रहा होगा, तो एक P1 P2 P3 P4 एंटी क्लॉकवाइज भी बन रहा होगा, और दोनों अलग अलग होंगे। बट अगर नेकलेस के अरेंजमेंट को देखें, बीड्स के अरेंजमेंट को देखें, तो जो एक तरफ से जो अरेंजमेंट एक तरफ से क्लॉकवाइज दिख रहा होगा वही दूसरी तरफ देखने पे एंटी क्लॉकवाइज दिख रहा होगा। तो 2 पर्टिकुलर केसेस में आपके क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज अरेंजमेंट्स अलग अलग नहीं गिने जाते।
and these two particular cases are, पहले तो थोड़ा सा इसमें लिख लीजिए, if anti-clockwise, next point में, if anti-clockwise and clockwise arrangements are not distinct, अगर ये अलग अलग ना हो, दोनों सेम ही बात हो, क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज अरेंजमेंट्स, तो देन टोटल नंबर ऑफ सर्कुलर परम्यूटेशंस हाफ हो जाते हैं। भाई जो टोटल परम्यूटेशंस थे उसमें से आधे क्लॉकवाइज है, आधे एंटी क्लॉकवाइज है। अगर क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज दोनों को अलग अलग ना गिना जाए तो आधे ही हो जाएंगे अरेंजमेंट्स। और कब नहीं गिना जाएगा ये हम आपको बता रहे हैं। ये दो पर्टिकुलर केस होंगे जिसमें सर्कुलर अरेंजमेंट के, जिसमें कि आपके क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज अरेंजमेंट्स अलग अलग नहीं गिने जाएंगे। पहला, अरेंजमेंट ऑफ बीड्स सर इन तो अ लास्ट नेकलेस। वाला जो था, बोल सर लास्ट वाला जो स्लाइड में आपने किया था तो उसमें बस 3 ही गिने जाएंगे। नहीं, 6 ही गिने जाएंगे वहां पे, तो क्योंकि मैं पर्सन्स को बैठा रहा था सर्कुलर टेबल पे। बट अगर मैं ये दो काम करता हूं, या तो मैं बीड्स को नेकलेस में अरेंज कर रहा हूं, ऐसा क्वेश्चन दिया जाता है मुझे, या फ्लावर्स को गार्लैंड में अरेंज कर रहे हैं, अरेंजमेंट ऑफ फ्लावर्स इन अ गार्लैंड, तो इन दोनों पर्टिकुलर केसेस में जब आपसे पूछा जाएगा, लेट्स से आपसे पूछा जाता है कि 10 फ्लावर्स हैं एक गार्लैंड में अरेंज करने, टोटल अरेंजमेंट्स कितने होंगे, तो आप बोलेंगे 9 फैक्टोरियल अपॉन 2। नॉर्मल केस अगर 10 लोग 10 टेबल पे, मतलब 10 लोगों को एक टेबल पे मुझे अरेंज करना होता तो मैं आंसर देता 9 फैक्टोरियल। बट अगर 10 फ्लावर्स को मुझे एक गार्लैंड के अंदर अरेंज करने के लिए बोला जाएगा तो आंसर दूंगा 9 फैक्टोरियल अपॉन 2। बात समझ आई? सर बट उससे चेंज क्या होगा? और क्योंकि किससे? अच्छा हाँ, बट सर फिर फ्लावर्स भी तो 10 अलग अलग होंगे ना। सब कुछ अलग अलग होगा, बस इसमें होगा ये कि इन चीजों को हम दोनों तरफ से देख सकते हैं। इधर से भी, लेट्स से ये है तो मैं पीछे से भी देख सकता हूँ और तू उधर से भी देख सकता है। उधर से देखेगा तो वही चीज ऐसे दिखाई दे रही होगी जो मुझे इधर से ऐसे दिखाई दे रही है। अच्छा हाँ सर। तो यहाँ पे एंटी क्लॉकवाइज और क्लॉकवाइज अरेंजमेंट्स अलग अलग नहीं होते इनमें। ये दो पर्टिकुलर केस है। अगर बीड्स को नेकलेस में अरेंज करना है तो भी नहीं होगा, और अगर फ्लावर्स को गार्लैंड में अरेंज करना है तो भी क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज अलग अलग नहीं होंगे। तो यहाँ पे हो ये रहा है कि जब भी ये दो पर्टिकुलर केस आए तो भाई आपको टोटल अरेंजमेंट्स जितने सर्कुलर करने थे उसका डिवाइडेड बाय 2 कर देंगे आप। और जब भी आपके पास इसके अलावा कुछ भी आए तो नॉर्मल सर्कुलर अरेंजमेंट करो, जो कि होते हैं जितने ऑब्जेक्ट्स उससे एक कम का फैक्टोरियल। ये आप याद कर सकते हो बस इन्हीं दो केस के लिए। इसमें हाफ हो जाते हैं जितने अरेंजमेंट होने चाहिए थे उसके। क्यों आलोक, बात समझ आ गई है? यस आ गई। अच्छा चलिए फिर आगे बढ़े। कोई बचा है तो प्लीज रेज योर हैंड।
कॉम्बिनेशंस, एनसीआर। एनसीआर का फॉर्मूला पहले तो आप जान लीजिए। एनसीआर का फॉर्मूला होता है ऊपर वाले का फैक्टोरियल एन फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय आर फैक्टोरियल इनटू एन माइनस आर फैक्टोरियल। ये तो हुआ इसका फॉर्मूला। हाँ जी, तो एनसीआर कॉम्बिनेशन होता है सी से, सी इज फॉर कॉम्बिनेशन। एनसीआर का मतलब मैं समझाता हूं अभी, उससे पहले एनसीआर को कैलकुलेट कैसे करेंगे। एन फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय आर फैक्टोरियल इनटू एन माइनस आर फैक्टोरियल। लेट्स से 12c3 आपसे कराया जा रहा है कैलकुलेट। अभी से नोट मत करना, नोट करना बाद में, पहले मैं लिखूंगा कॉम्बिनेशन के बारे में। तो लेट्स से आपसे 12c3 को कैलकुलेट कराया जा रहा है। तो एक तो आप इसको ऐसे कैलकुलेट कर सकते हैं, ऊपर वाले का फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय नीचे वाले का फैक्टोरियल। ऊपर वाले में से नीचे वाला घटाओ, 12 में से 3 गया 9, 9 का फैक्टोरियल। और सॉल्व करने के लिए देखिए ये कर सकते हैं। बारह फैक्टोरियल को मैंने 12 इंटू 11 इंटू 10 इंटू 9 फैक्टोरियल लिख लिया, जिससे कि ये कैंसिल हो जाए। तीन छ दो, 220 आ गया हमसे। Yes, sir. अब एक और तरीके से भी इसको डायरेक्टली कैलकुलेट कर सकते थे। लेट्स से आप 14c4 को कैलकुलेट करना चाहते हैं, तो आप 14 को उतनी बार एक्सपैंड करिए जितना नीचे नंबर लिखा हुआ। नीचे नंबर लिखा हुआ है 4, तो आप 14 को 4 बार एक्सपैंड करिए। एक्सपैंड करने का मतलब, जब आप 14 का फैक्टोरियल खोल रहे होते तो 4 टर्म्स लिख दीजिए पहले। 14 इंटू 13 इंटू 12 इंटू 11 डिवाइडेड बाई 4 फैक्टोरियल। 4 फैक्टोरियल को सॉल्व करेंगे, जो भी आंसर आएगा 24 आएगा नीचे। 12 से 24 कटेगा 2, 7, ये आंसर है। इस तरीके से हम आंसर्स निकाल सकते हैं। एक दूसरा तरीका ये भी है। तो लेट्स से आप 10c4 निकालना चाहते हैं। 10c4 का मतलब है 10 को 4 बार एक्सपैंड करो। 10, 9, 8, 7 डिवाइडेड बाय नीचे वाले का फैक्टोरियल। नीचे बनेगा 24, 3 कटा 8 से, 9 गया 3, 210 आ गया। ये तो हुई इसको कैलकुलेट करने की बात। अब बात करते हैं जरा कि मतलब क्या है एनसीआर का। What do we do with NCR? So NCR basically tells us combinations of R objects out of N objects. आप R ऑब्जेक्ट्स के कितने कॉम्बिनेशन बना सकते हैं N ऑब्जेक्ट्स में से, या फिर इस चीज को ऐसे भी लिख सकते हैं, और selection of R objects
आउट ऑफ, ये n डिस्टिंक्ट है, अलग अलग, आउट ऑफ n डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट्स। एनसीआर का मतलब ये है। तो फॉर एग्जाम्पल मैंने लिखा 10C2। 10C2 का ये मतलब है कि अगर आपके पास 10 अलग अलग ऑब्जेक्ट्स हैं और उसमें से आप दो दो के पेयर्स बनाना चाहते हैं, तो हाउ मेनी पेयर्स कैन बी फॉर्म्ड, कितने पेयर्स बन सकते हैं वो आप ऐसे देख सकते हैं, 10 into 9 divided by 2 factorial 45। मैं दिखा भी सकता हूं आपको ये 45 पेयर्स। लेट्स से अल्फा 1 से लेके अल्फा 10 तक हमारे पास कोई 10 ऑब्जेक्ट्स थे, हम इसमें से पेयर बनाना चाह रहे हैं। तो देखो अल्फा 1 के बनेंगे 9 पेयर्स, अल्फा 1 का एक अल्फा 2 के साथ, एक अल्फा 1 का अल्फा 3, अल्फा 1 अल्फा 4, अल्फा 1 अल्फा 10 तक जाएगा। तो 9 पेयर्स तो बन गए अल्फा 1 के। अल्फा 2 के बनेंगे 8 पेयर्स। भाई अल्फा 2 का अल्फा 3 अल्फा 4 के साथ तो बनेगा ना, अल्फा 2 का अल्फा 3 अल्फा 2 का अल्फा 4 अल्फा 2 का अल्फा 10 तक जाएगा। तो 8 बनेंगे अल्फा 2 के। सिमिलरली अल्फा 3 के बनेंगे 7 पेयर्स। चलते चलते अल्फा 9 का बनेगा एक पेयर। आप 9 प्लस 8 प्लस 7 अप टू 1 तक का सम निकालिए, तो सम आ जाएगा इसका 9 इंटू 10 डिवाइडेड बाई 2। पहले n नेचुरल नंबर्स का सम है 45। तो 10C2 का मतलब है 10 में से दो दो के कितने पेयर्स बनाए जा सकते हैं, कितने अलग अलग कॉम्बिनेशन हमारे पास होंगे अगर हम 10 में से दो दो के पेयर्स बनाना शुरू करें। तो अब आप पूरा नोट कर सकते हैं इसको, बहुत सारे एग्जांपल्स के थ्रू हमने आपको ये बात बताई है। सर हमने इसको लाइक पेयर क्यों चाहिए हमें? चाहिए तो मतलब ऐसे ही, ऐसा नहीं कि हमें चाहिए, मतलब हम तो आपको इसका फिजिकल सिग्निफिकेंस समझा रहे हैं कि अच्छा 10C2 का सर, ये मतलब है कि 10 में से दो दो के पेयर बना दो। लाइक सर जैसे 3 फैक्टोरियल होता है तो 3 के होते हैं ना? फैक्टोरियल से इसका मतलब नहीं है। नो, अच्छा, ओके ओके। तो लाइक 10C3। लाइक नीचे जैसे कि हम्म टेन हम्म 10C2 है, हम्म अगर 10C3 होता हम्म। तो भी हम पेयर ही लिखते। नहीं, ट्रिपलेट। ट्रिपल, हाँ सर, 10 मतलब में मैं से वही तीन पूछ तीन रहा के था, हाँ हाँ ट्रिपलेट। हाँ, मैं वही हम्म पूछ रहा था, ठीक। बिल्कुल। उस टाइम हम ये सोच रहे होते कि 10 में से तीन तीन के कितने ट्रिपलेट्स हम बना सकते हैं, उसका ये मतलब होता। सर ये सिर्फ डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट्स के लिए या नॉर्मल ऑब्जेक्ट्स के लिए नहीं है? डिस्टिंक्ट ही होते हैं ऑब्जेक्ट्स, नॉर्मल कौन से होते हैं, नॉर्मल सॉरी, डिस्टिंक्ट ही होते मेरा हैं, मतलब था कि आइडेंटिकल सेम के लिए नहीं है, मतलब सेम ऑब्जेक्ट्स के लिए नहीं है। उसके लिए परम्यूटेशन सर। नहीं नहीं, मतलब कॉम्बिनेशन भी और परम्यूटेशन भी दोनों ही डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट्स पे भी लगते हैं और आइडेंटिकल ऑब्जेक्ट्स पे भी लगते हैं। पर ये आइडेंटिकल ऑब्जेक्ट्स में से कॉम्बिनेशन नहीं कर रहे हैं, अलग अलग सारे डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स में से कर रहे हैं। जनरली आपसे डिफरेंट में से ही पूछा भी जाएगा।
जी हटा सकते हैं, कोई बच्चा है तो प्लीज Yes, sir. ओके। तो ये तो मतलब हुआ इसका। सिलेक्शन जब भी करना होता है, जब भी कुछ चीजें सेलेक्ट करनी होती है, तो तब हम सी का यूज करते हैं, कॉम्बिनेशन सिलेक्शन दोनों। आप थोड़ी प्रॉपर्टीज पढ़ लेते हैं एनसीआर की। NC0 या NCN दोनों की वैल्यू 1 होती है। एक बार समझो इस बात को, ये क्या कह रहे हैं। NC0 का ये तो मतलब है कि आपके पास n ऑब्जेक्ट्स हैं, आपके पास n ऑब्जेक्ट्स हैं और आपको एक भी नहीं लेना। तो एक भी ऑब्जेक्ट ना लेने का भी तो एक तरीका है कि नहीं ले रहे, नहीं लेना भी तो खुद में एक तरीका है। NC0 का मतलब है, जैसे 4C0 का मतलब है 4 में से 0 ऑब्जेक्ट सेलेक्ट करने हैं। तो 4 में से 0 ऑब्जेक्ट सेलेक्ट करने का मतलब भी एक तरीका हो गया ना कि एक भी ऑब्जेक्ट सेलेक्ट नहीं कर रहे। या तो आप ऐसे सब समझ लो इस बात को, या फिर आप इसे कैलकुलेट करके देख सकते हैं। NC0 की वैल्यू, NC0 का वैल्यू होगा ऊपर वाले का फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय नीचे वाले का फैक्टोरियल इनटू n माइनस 0 यानी कि n का फैक्टोरियल। 0 फैक्टोरियल की वैल्यू 1, ये कैंसिल, ओवरऑल वैल्यू 1 आ गई। अदरवाइज जैसे मैं समझा रहा हूँ ऐसे भी समझ सकते हैं, मैथमेटिकली भी वो 1 ही आएगा। और जो बात हम समझा रहे हैं NC0 का मतलब है n में से 0 ऑब्जेक्ट सेलेक्ट करना, एक चॉइस कि नहीं करा सेलेक्ट किसी को भी, मतलब ये भी तो चॉइस ही है ना। और दूसरी चीज NCN, इसका मतलब है n ऑब्जेक्ट्स हैं, n ऑब्जेक्ट्स में से n के n ऑब्जेक्ट्स आपने सेलेक्ट कर लिए, तो एक ही तरीका है ना सारे ऑब्जेक्ट सेलेक्ट करने का। तो पहली प्रॉपर्टी थी NC0 इज इक्वल्स टू NCN इज इक्वल्स टू 1। सेकेंड बात, NCR तभी एग्जिस्ट करेगा, एक सर हम तो ऊपर वाले को ऐसे भी लिख सकते हैं ना कि n को 0 टाइम्स लेंगे फिर डिवाइड बाय 0 फैक्टर, मतलब कि वैसे में। क्या बोल रहे हो फिर से, मैं समझा। सर जैसे कि 14 से 4 करके था तो उसमें हमने 14 इंटू 3 13 इंटू 12 इंटू 11 अपॉन 4 फैक्टोरियल किया, तो यहाँ पे NC0 को ऐसे लिख सकते हैं, हाँ लिख सकते हैं, बट NC0 तुझे ऐसे समझ नहीं आएगा। ऐसे NC0 को तो पूरा ओपन करके ही लिख, वो ज्यादा बेटर है। और NCN को भी पूरा ओपन करके ही लिख। NCN को सॉल्व करेंगे तो NCN भी ऐसे निकल जाएगा, ऊपर वाले का फैक्टोरियल नीचे वाले का फैक्टोरियल, ऊपर में से नीचे घटा n माइनस n 0, 0 का फैक्टोरियल, ये कैंसिल आउट हो जाएगा। 0 फैक्टोरियल की वैल्यू 1, तो दोनों वैल्यूज 1 आएंगी। इसको ऐसे कर कैलकुलेटर। ओके सर। दूसरी प्रॉपर्टी कहती है NCR की वैल्यू आप तभी निकाल सकते हैं, एक जब n r से छोटा ना हो, बड़ा हो या बराबर हो चलेगा, पर n r से छोटा ना हो, यानी कि 4C7 नहीं निकाल पाएंगे। 4C7 का मतलब है 4 ऑब्जेक्ट से 4 में से 7 सेलेक्ट करने, कैसे करोगे? 4 में से 7 ऑब्जेक्ट कैसे सेलेक्ट कर लोगे? ऑप्शन ही 4, 7 कैसे कर सकते हैं? तो ये सेंसलेस, मीनिंगलेस बात। और दूसरी बात, दोनों होल नंबर होने चाहिए, क्योंकि फैक्टोरियल नेगेटिव नंबर्स का नहीं निकल पाएगा और ना ही फ्रैक्शनल नंबर का निकल पाएगा। 1/2 का कोई फैक्टोरियल नहीं होता। तो इसलिए NCR ओनली एग्जिस्ट्स इफ n ग्रेटर देन इक्वल टू r एंड, मतलब ये ऊपर वाला कोफिशिएंट नीचे वाले से बड़ा या बराबर होना चाहिए और दोनों ही नंबर होल नंबर होने चाहिए। काफी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी। NCR इज इक्वल्स टू NCN माइनस R। यहां पे ये बोला जा रहा है
तो दोस्त tan C3 की वैल्यू tan C7 के भी बराबर है। कैसे? देखो दोनों की वैल्यू को ओपन करके देखो एक बार। tan C3 को ओपन करोगे तो ये बनेगा ऊपर का फैक्टोरियल, नीचे का फैक्टोरियल, यस सर। 10 में से 3 घटाओ 7 का फैक्टोरियल। अब tan C7 को ओपन करो 10 फैक्टोरियल, नीचे 7 का फैक्टोरियल, 10 माइनस 7 यानी कि 3 फैक्टोरियल। दोनों सेम वैल्यू आई कि नहीं? नहीं तो आप यहां से देख लो एनसीआर और एनसीएन माइनस आर को। एनसीआर को ओपन करोगे n फैक्टोरियल, r फैक्टोरियल, n माइनस आर फैक्टोरियल। वहीं पे आप n माइनस आर को करोगे ओपन तो n फैक्टोरियल ऊपर वाले का फैक्टोरियल, नीचे वाले का फैक्टोरियल। n में से n माइनस आर को घटाओ, n में से इसको घटाना शुरू करूंगा तो r ही बचेगा। दोनों सेम। तो क्या आप बता सकते हो मुझे 11C5 की वैल्यू 11C किसके बराबर होगी? थर्ड वाली प्रॉपर्टी से। 6 11 6। आपको 11 में से 5, अगर अगर मैं आपसे पूछता हूं 21C7 की वैल्यू किसके बराबर है तो आप बताओगे 21 में से 7 घटा दो 14। 21C14 के बराबर है। ये यूज करना है आपको। NCR इज इक्वल्स टू NCN माइनस आर। इसी का यूज करते हुए नेक्स्ट प्रॉपर्टी कि अगर आपको कभी बोला जाए NCR और NCS दो कॉम्बिनेशन इक्वल दिए जाए, दोनों का अपर कोफिशिएंट सेम हो, तो इसका मतलब होगा या तो नीचे वाला कोफिशिएंट भी सेम होना चाहिए, तो नीचे वाला कोफिशिएंट भी सेम हो, या फिर नीचे वाले दोनों कोफिशिएंट का सम n के बराबर हो। देखो ये भी तो बराबर ही है ना 11C5 और 11C6। देखो ये भी तो बराबर ही है ना। और ध्यान से देखो यहाँ पे दोनों का सम मिला के तो n ही है ना, r और n माइनस आर का। सर आर तो सेम नहीं होगा ना? नहीं ये बात समझ क्या बोल रहे हो? r तो सेम ही होगा ना, मतलब किसका? सर आपने लिखा नहीं नीचे आर इक्वल टू एस, बट वो तो अगर हम ऊपर वाले कंडीशंस पे अप्लाई करें तो। मैं समझाता हूँ एक एग्जाम्पल के थ्रू। हटा दे इसको। एक सेकंड।
if NC9 is equals to NC8, then find NC17. तो देख अपर कोफिशिएंट दोनों का सेम है ना, हेलो n यस सर। तो नीचे वाला कोफिशिएंट भी सेम होना चाहिए था, या तो तब बराबर होते, जैसे कि 10C3 के बराबर है ना भाई। अगर ऊपर वाला तो सेम है तो 3 नीचे हो वाला गया भी ना, क्या? बट वहां पे तो 10C3 का ऊपर और नीचे दोनों सेम है। मैं कह रहा हूँ कि मतलब ऊपर वाला कोफिशिएंट सेम है तो या तो नीचे वाला भी सेम होना चाहिए था, तब बराबर होता भाई। 10C3 तो 10C3 के बराबर ही होता है ना, यस सर। या 10C3 किसके और बराबर होगा? एक चीज के और बराबर होगा, 10C7। 10C7। तो अगर मुझे ये बोला गया NC9 और NC8 बराबर है, तो या तो इनके दोनों नीचे वाले बराबर होने चाहिए थे, पर वो तो है नहीं बराबर, है ना? यस सर। तो दूसरा केस रहा होगा। दूसरा केस क्या है कि इन दोनों का सम n के बराबर है, इन दोनों का सम ऊपर वाले के बराबर है। जैसे देखिए यहाँ पे 3 और 7 का सम 10 के बराबर है। आई बात समझ? यस क्या सर कह रहे आपने। हैं? तो यहाँ पे हमें n निकालने के लिए ये प्रॉपर्टी लगानी चाहिए कि n की वैल्यू होगी 9 + 8, यानी कि n होगा 17 इस केस में। अब तो देख 17C9 की वैल्यू 17C8 के इक्वल होगी, बिल्कुल सही है। या इस चीज को ऐसे देख लें कि NC9 की वैल्यू n-9 के तो बराबर होगी कि नहीं, ऊपर में से अगर नीचे घटा दे यस सर। तो या तो NC9 और NC8 में 9 और 8 बराबर होने चाहिए थे, बट वो तो है नहीं। या फिर n-9 और 8 बराबर होंगे, दूसरा केस, तो वहां से n की वैल्यू 17 आ जाएगी। जैसी n की वैल्यू 17 आई, अब आपको 17C17 निकालना है। अभी आपने NCN की वैल्यू पढ़ी है 1 होती है, ये आंसर हो जाएगा। अब आपके सामने दो प्रॉपर्टीज और लिख रहे हैं, ये समझाएंगे नेक्स्ट क्लास में। आप घर पे ट्राई करके आना अगर आपको आती है समझ तो बात। दोनों ही इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी, दोनों को नोट कर लीजिए। बस जी, इन पे 1-2 क्वेश्चन और कराने हैं, थोड़े से क्वेश्चन कॉम्बिनेशन के कराने हैं। नेक्स्ट क्लास में आपका चैप्टर पूरा फिनिश हो जाएगा। इट्स ऑलमोस्ट डन नाउ। आप पूरा एनसीईआरटी जितनी भी चीजें आप सब सॉल्व कर सकते हैं। चलिए फिर टाटा बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास। Thank you. सर 1 मिनट रुक जाओ, मैं नोट कर लेता हूँ।